कौन है भावना पांडे और क्यों आजकल ये है चर्चाओं में? आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये दलाली की क्वीन। जी हां, सत्ता के गलियारों में सौदों को तय करने की माहिर भावना पांडे का जानिए पूरा सच। उत्तराखंड में कभी गैर राजनीतिक आंदोलनों को पोषित कर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास हो या फिर आत्मदाह जैसी धमकी देकर पुलिस प्रशासन की नींदें उड़ाना, ऐसी नौटंकियों में ही माहिर हैं भावना पांडे। आपको बता दें, भावना पांडे मूलतः कुमाऊं की रहने वाली हैं और अपने काले कारनामों से आज पूरे देश में प्रसिद्ध होकर उत्तराखंड की नाक कटवा चुकी हैं। जो इनके बारे में नहीं जानते हैं, आइए उन्हें इस भावना पांडे के कारनामों का पूरा विवरण बताते हैं। सन 1990 में उत्तराखंड छोड़कर दिल्ली चली जाने वाली भावना पांडे तब चर्चाओं में आई जब 2001 में पहली बार सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में भावना पांडे को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के पास पुख्ता जानकारी थी कि भावना पांडे न्यायिक हलकों, सीमा शुल्क, आयकर और अन्य विभागों में तय किए गए संदिग्ध सौदों में दलाली कर मोटा मुनाफा कमाती थी। साथ ही राजनीतिक लोगों को भी इसका फायदा पहुंच जाती थी। उस समय सीबीआई ने केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष बीपी वर्मा को भी साथ में गिरफ्तार किया था। उस समय ये आरोप लगाया गया था कि संबंधित पक्षों से रिश्वत प्राप्त करने के लिए उनके घर का उपयोग किया गया था। पूरे मामले में आज तक भावना पांडे खुद को निर्दोष बताती थी, लेकिन अभी बीते दिनों पूर्व मुलायम सिंह यादव के हुए निधन के बाद एक अपने ही निजी कथित चैनल को साक्षात्कार देते हुए उनके मुंह से निकल गया कि उन्होंने ही मुलायम सिंह यादव से केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड में पूर्व अध्यक्ष बीपी वर्मा की नियुक्ति कराई थी, जिसके बाद उन्होंने एक्साइज और कस्टम डिपार्टमेंट में जमकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया और माचिस जैसी दिखने वाली गाड़ी को छोड़कर फॉर्च्यूनर खरीदी। मेरे पास एक मारुति कार होती थी, तो उन्होंने कहा इस साबुनदानी में मत चलो, तुम बड़ी कार ले लो। तो मैंने बोला सर मेरा एक कस्टम एक्साइज का चेयरमैन बना दो तो मैं कार ले लूंगी बड़ी। तो उन्होंने बीपी वर्मा को चेयरमैन बनाया, बाद में उसके बाद चेयरमैन बनाया, उसके बाद अडानी तक मुझसे बात करता था। उस समय अडानी, गौतम अडानी, मुझे याद है कि उस समय गौतम अडानी ने मेरे से बात करके बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट मेरे घर पे आया करते थे। मैं इतना बड़ा ओरा मेरा हो गया। और उसके बाद मैंने एक बार कहा सर मेरा एक डीसीपी लगा दो एयरपोर्ट पे, उन्होंने लगाया। एक बार मैंने कहा सर मेरा चीफ सेक्रेटरी लगा दो अखंड प्रताप सिंह, आज भी जिंदा है अखंड प्रताप सिंह, पूछा जा सकता है। तो यूपी अमर सिंह के विरोध करने के बावजूद भी एपी सिंह को उन्होंने चीफ सेक्रेटरी लगाया। जैसे तैसे मामला टला, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने भावना पांडे को अगस्त 2002 में गिरफ्तार किया। इस बार राज्य के आबकारी आयुक्त ए.के. गुप्ता को धमकी देने और एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट करने के आरोप में भावना को गिरफ्तार किया गया था। जो महिला पुलिसकर्मी भावना पांडे को गिरफ्तार करने आई थी, भावना पांडे ने उसी महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर दी। इसी दौरान भावना पांडे की छोटी बहन की आत्महत्या का मामला भी सामने आया। सूत्रों के अनुसार भावना पांडे के अनैतिक कार्यों से आहत होकर उनकी छोटी बहन ने आत्महत्या की थी, लेकिन अपनी राजनीतिक पकड़ के चलते ये मामला भी दबा दिया गया और आज तक पता नहीं चल पाया कि भावना पांडे की छोटी बहन ने आत्महत्या क्यों की थी। इतना ही नहीं, दलाली की एक्सपर्ट भावना पांडे के कुकर्मों के चलते पहली बार सन 2017 में देश के किसी रिटायर्ड जज की सीबीआई द्वारा जांच की गई और बाद में जज के ऊपर मुकदमा तक दर्ज किया गया था। बता दें कि मेडिकल स्कैम मामले में सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व जज आई.एम. कुद्दूसी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें तत्कालीन समय में कोर्ट में पेश भी किया गया था। और सीबीआई की मांग पर कोर्ट ने पूर्व जज समेत 5 आरोपियों को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जबकि जस्टिस रिटायर्ड आई.एम. कुद्दूसी साल 2004 से 2010 के बीच उड़ीसा हाईकोर्ट में जज हुआ करते थे और ये जज साहब कोई इकलौते जज नहीं थे जो भावना पांडे की चपेट में आए थे। इनके अलावा सीबीआई को भ्रष्टाचार के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एस.एन. शुक्ला पर भी मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली थी। ये पूरा मामला जुड़ा था लखनऊ के प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, जो कि उन 46 मेडिकल इंस्टीट्यूट में शामिल था जिन्हें आधारभूत ढांचे में कमी के कारण नए छात्रों के एडमिशन लेने पर पाबंदी थी। ऐसे में दलाली की एक्सपर्ट भावना पांडे ने पूर्व जज से उनके संपर्कों के आधार पर शीर्ष अदालत में इस मामले को सेटल कराने की थी, जिसके एवज में इंस्टीट्यूट से भारी भरकम राशि की मांग की गई थी। ऐसा ही एक मामला है डीजल से जुड़ी सब्सिडी को PIL लगाकर सेटिंग गेटिंग से खत्म करवाने का, जिसमें सेटिंग की गई कि हम कोर्ट में PIL लगाएंगे और जज साहब आप बस उस PIL में ऑर्डर हमारे पक्ष में दे देना। इसके लिए भावना पांडे ने दिल्ली के होटल ओबरॉय में जज के संग मीटिंग की, लेकिन सीबीआई द्वारा इस पूरी मीटिंग का स्टिंग कर लिया गया, जो कि आज भी मौजूद है।
तो वो उनका जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव इज दिस कि दे वांट टू फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड दे वांट कि डीजल के ऊपर से सब्सिडीज हट जाए। दे हैव गॉट अ ह्यूज बजट फॉर दिस, राइट। एंड ह्यूज बजट का इन द सेंस है कि उन्होंने लाइजनिंग की, ब्रोकरेज की और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो बजट रखा है वो टोटल 60 से 70 करोड़ का रखा है। एंड दिस मनी विल बी रूटेड टू इंडिया थ्रू आवर सिंगापुर कंपनी। तो बेसिकली अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम डीजल के ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इमीडिएटली फाइल करना चाहते हैं। सेकेंडली लैंड देखना चाहते हैं जिसमें आप सब्सिडीज का अरेंजमेंट और बाकी सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करा। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। ये हाईकोर्ट में जाने सुप्रीम कोर्ट डालनी चाहिए, हाईकोर्ट में वैसे तो क्योंकि ये नेशनल लेवल का है, एक हाईकोर्ट के एक स्टेट से तो सब्सिडी हटेगी नहीं, पूरे नेशन से ही हटेगी, इसलिए इसको कायदे से PIL डालना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। अरे PIL किसको यूनियन गवर्नमेंट अब PIL को नहीं सुप्रीम तो कहीं भी चली जाती है, इस वक्त वैसे मामले CBI में और करंटली पोस्टेड इन छत्तीसगढ़। ओके ओके ओके। तो सर छत्तीसगढ़ में भी आप मेरे ख्याल से हमें लैंड प्रक्रिया कराने में हेल्प काफ़ी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, छत्तीसगढ़ में ना उत्तरांचल में, दोनों में। यहाँ गुजरात में अच्छा, नहीं गुजरात तो वैसे भी वो थर्ड ऑप्शन ही मान के चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल सब्सिडीज वगैरह में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो वो नहीं डिस्ट्रिक्ट करा देगा सारा, इनका डिस्ट्रिक्ट अच्छा 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 सब करा देगा, क्योंकि वो मुझे रास्ता गया था CM से उसके। अच्छा अच्छा सर, कैन आई हैव योर कार्ड प्लीज। भावना पांडे इस स्टिंग के सार्वजनिक होने के बाद भी नहीं रुकी और अपनी नौकरशाही और राजनीतिक संबंधों का उपयोग करते हुए तबादला, तैनाती और नियुक्तियों में मोटी रकम लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए माला माल बनती रही। खुद को राज्य आंदोलनकारी कहने का दम भरने वाली भावना पांडे का जर्रा जर्रा दलाली और भ्रष्टाचार में डूबा है। वहीं खुद को राज्य आंदोलनकारी बताने वाली इस महिला के राज्य आंदोलन में कभी कोई भूमिका नहीं रही। 1990-91 में जब आंदोलन चरम पर था तब इन्होंने उत्तराखंड छोड़ दिया था। ऐसे में इन्होंने आंदोलन की लड़ाई क्या दिल्ली में बैठकर लड़ी, बल्कि सूत्रों की माने तो जब आंदोलन चल रहे थे तब भावना पांडे मुलायम सिंह के घर पर आया जाया करती थी और उनकी पार्टी के लिए काम करती थी। खुद भावना पांडे मुलायम सिंह यादव को अपना राजनीतिक गुरु और पिता तुल्य मानती थी। की आज जो भी मैं मुलायम सिंह यादव की वजह से हूँ, मुझे आज तक किसी पहाड़ी नेता ने मदद नहीं करी, न आज तक की न अभी तक की, कभी नहीं की किसी ने। और ये बड़े बड़े पदों में रहे, कभी ये हमारे लोगों का भला नहीं चाहते। और जहाँ तक बात रही कि मैं उनको गुरु मानती हूँ अपना, क्योंकि वो इतने दिल से इतने बड़े भले आदमी थे। वो कहते थे जो आदमी मेरा है वो मेरा है, चाहे वो कितना बुरा हो, वो मेरा आदमी है, तो उसको हर संभव मदद करते थे। और जहाँ तक चरित्र की बात है, उनका चरित्र भी बहुत, मेरे जब तक मैं उनके साथ थी, बहुत अच्छा चरित्र था। वहीं पूर्व में एक और मामला सामने आया था जिसमें भी भावना पांडे पर मुकदमा दर्ज किया गया है और ये मामला था कारगिल चौक स्थित बंजारावाला में खुले प्यारी पहाड़ रेस्टोरेंट का, जिसमें भावना पांडे के द्वारा स्वरोजगार अपनाने वाली एक उत्तराखंड की बेटी के साथ अभद्रता की गई थी। साथ ही साथ मार पिटाई भी मौके पर की गई थी, यानी कि अपने ही राज्य की एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार इनके द्वारा किया गया था। ऐसे में राज्य आंदोलनकारी होने का दावा करने वाली भावना पांडे से असली चिन्हित राज्य आंदोलनकारी भी खफा हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भावना पांडे ने कब आंदोलन लड़ा और अगर आंदोलन लड़ा तो क्यों उसके कोई सबूत नहीं है। भावना पांडे के इस फर्जी दावे से चिन्हित आंदोलनकारियों में रोष उत्पन्न हो रहा है। नमस्कार, मैं परमानंद ब्रोधी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, सीनियर आंदोलनकारी यहाँ पर हैं और चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हैं और अध्यक्ष प्रगति महासभा के भी अध्यक्ष हैं, प्रगति महासभा के। तो मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपना परिचय दें। नमस्कार बड़ोदी,
मेरा परिचय तो एक छोटा सा परिचय है। तेज सिंह रावत मेरा नाम है और मैंने हरिद्वार में रहकर उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी है। काफ़ी सीनियर हूँ, सन 80 से उत्तराखंड राज्य के लिए आवाज़ उठाता रहा हूँ और वर्तमान में मैं प्रदेश सचिव भी हूँ उत्तराखंड संघर्ष समिति का और प्रदेश अध्यक्ष पर्वतीय महासभा मैं हूँ। तेज सिंह रावत मेरा नाम है। अभी पिछले दिनों एक प्रकरण सामने आया था कि देहरादून में कोई भावना पांडे नाम की कोई औरत जो है वो सुर्खियों में आई थी। मैं भूल गया हूँ मसला क्या था वो, लेकिन दोबारा से फिर कहें ये सुर्खियों में आई है तो मैं उस लेडी को, उस बहन को ये कहना चाहता हूँ कि आप उत्तराखंड की बहन तो हो सकती हैं, उत्तराखंड की बेटी भी हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप एक जबरदस्ती अपने आप को बोले कि मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ या मैंने संघर्ष किया है, तो मैं उस अपनी बहन को ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप अगर आपने संघर्ष किया उत्तराखंड राज्य के लिए तो आपके पास कोई प्रूफ है इस चीज़ का। चलिए हम जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिलहाल इतना कहना चाहूँगा कि आपने कौन से शहर में रहकर संघर्ष किया। पहली बात, अगर आपने हल्द्वानी में किया हो, नैनीताल में किया हो, अल्मोड़ा में किया हो, काशीपुर में किया हो, देहरादून में किया हो, तो जो हमारे लोग हैं, हमारे संगठन यहाँ पर हैं, ठीक हो, संगठन अलग अलग है, आपको कोई चिन्हित कर सकता है, कोई वेरीफाई कर सकता है, वेरिफिकेशन क्या ये लेडी हमारे साथ थी। देखिए ना, ये क्लियर सी बात है। बावजूद इसके मीडिया में टीआरपी पाने के लिए कभी धरना प्रदर्शन तो कभी आत्मदाह की धमकी देने से भी ये महिला नहीं चूक रही है। साथ ही समाज के किसी भी सम्मानित व्यक्ति पर कोई भी आरोप लगाने से भी नहीं हिचकिचा रही। साथ ही साथ सत्ताधारी दल को बाहर से चलने वाले दल बताकर भ्रष्टाचारी घोषित करने में भावना पांडे कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। भावना पांडे की ऐसी हरकतों को देखकर एक ही शेर याद आ रहा है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में